वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 यानी कि जो आपका एनटीए नेट का पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस का, उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सबको ये पता है कि जो एनटीए नेट है उसने हर एक यूनिट को मतलब 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 10 यूनिट में डिवाइड किया है। तो यूनिट 1 से लेके और यूनिट 10 तक, ठीक है। और हर एक यूनिट जो है वो 10-10 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो हर एक यूनिट आपका क्या रखती है, 10-10 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो 10 यूनिट है तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए भाई, 100 क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का है। क्लियर है भाई? अब उसमें क्या हो रहा है कि आपकी क्या होता है, एक तो 2-2 मार्क्स के हैं, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप आराम से जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी आ जाते हैं यूनिट 1 के ऊपर कि जो यूनिट 1 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 10 ही सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो आपके ज्यादा हैं, लेकिन यूनिट्स के अंदर उनको क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है, ठीक है। तो यूनिट 1 के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं भाई? तो यूनिट 1 में एक तो आपका डिस्क्रीट मैथ आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है आपका ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च। तो ये दो सब्जेक्ट मिलकर आपकी एक यूनिट बनी है जो कि है यूनिट 1। तो अब हम यहाँ पर बात करें ऑपरेशन रिसर्च, क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है बिल्कुल पास में है, तो अभी आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है। क्योंकि अगर हार्ड वर्क करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितना यहाँ पर वेटेज रख रहा है। ये तो समझ में आ गया कि 10 यूनिट है, हर एक यूनिट 10-10 नंबर की। समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी में से कम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज देखनी है कि जो ऑपरेशन रिसर्च है वो 5 मार्क्स का वेटेज नहीं रखता, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च आपका 5 मार्क्स का वेटेज नहीं रखता है। यहाँ पर हार्डली जो है या तो 2 मार्क्स का आता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब 2 से ज्यादा 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर अभी आपकी प्रिपरेशन रहती है तो आप जो ज्यादा मार्क्स की जो वेटेज रखते हैं उन पे फोकस करो और जो कम वाले हैं उनको बाद में भी देख सकते हो। अब आ जाओ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सेट और रिलेशन हो गया, उसके बाद आपका जो है परम्यूटेशंस हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपकी यूनिट 1, और जिसमें से आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको करनी है, कौन सी आपको नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप ऑपरेशन रिसर्च को कर रहे हो तो जो आपकी एलपीपी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप करोगे, तो यहाँ से ही जो है मोस्टली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इस पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हो, या फिर अगर आपकी प्रिपरेशन रहती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है वो 2 सब्जेक्ट से मिलकर बनी है। साथ के साथ नोट करते जाओ और एक ओवरव्यू सा बना लो कि हाँ ये चीजें होती हैं। जो यूनिट 2 है उसमें आपका डिजिटल आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकेंड है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखो भाई यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि दोनों ही यूनिट काफी एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है, दोनों ही जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अगर 4-5 मार्क्स का आ रहा है तो यहाँ से भी 4-5 मार्क्स का आएगा, तो दोनों जो है 5-5, 6-6 मार्क्स का वेटेज रखती हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से अगर बात करें, एक तो जो है आपका कॉम्प्लीमेंट में से क्वेश्चन बन जाता है, जो आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, काउंटर होते हैं, आपका गेट होता है, ठीक है। वहां से जो है आपका पूरा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो हर एक को जो है आपको अच्छे से करना है। और अगर आप अभी कर रहे हो तो लास्ट टाइम के पेपर्स को बिल्कुल उठा के देखिए और ये देखिए कि कौन सा टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से फोकस कर सको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर और आर्किटेक्चर जो है वो
ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बसेस में से क्वेश्चन आता है, एड्रेसिंग मोड में से क्वेश्चन आता है, पाइपलाइन वगैरह हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये सब्जेक्ट भी जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और आप जो है इनको नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट यूनिट थर्ड। अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में जो है आपका प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन जो है सारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग और आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूनिट थर्ड। तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कौन कौन सी प्रोग्रामिंग है वो भी देख लो भाई। सी हो गया आपका, C++ हो गया, उसके साथ जो भी आपकी वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो भी आपकी वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी कहां पर भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ये वाला सारा पोर्शन आपका कवर होता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और आप इजीली इनको कर सकते हो, ठीक है। C++ अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि आप जो है इजीली इसको कर सकते हो, इतना ज्यादा इसमें वो है नहीं। रिकर्जन वाला टॉपिक कई बार आता है। वेब स्क्रिप्टिंग में से आपका HTML बहुत इजी है और HTML में से क्वेश्चन आ जाता है। CSS, जावास्क्रिप्ट, सब तीनों ही जो टॉपिक है वो बहुत इजी है। अगर आप एक बार करोगे तो बहुत एक एक दिन में आप इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, अब यहाँ पर देखो ये जो है काफी अच्छा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है आपका ज्यादा मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा। और जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वहां से भी जो है आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यूनिट थर्ड क्लियर है। अब देखो यूनिट 4 जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है वो भी देख लो। तो यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 के अंदर आ जाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़ा जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS में आपका आता है, DBMS आता है खुद, उसके साथ उसका SQL आ जाता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें SQL में से, SQL खुद ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे लास्ट ईयर 5 to 6 क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी पोर्शन में से पूछे गए थे। तो आप सोच सकते हो कि ये जो है कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी ज्यादातर जो क्वेरी वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करते SQL वाले को, ना ही DBMS को। DBMS में से जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, कीज वाला जो है आपका, ट्रांजेक्शन वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो है आपका बिग डेटा हो गया, NoSQL हो गया, यहाँ से भी जो है एक एक क्वेश्चन मान के चलो आ जाता है। तो बिग डेटा, NoSQL, यहां से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आता है आपका डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये भी आपका कहाँ पर आता है भाई, DBMS के अंदर ही कवर अप होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो आप DBMS और SQL को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा लाइटली दिखाओ तो कोई बात नहीं, एक एक दो नंबर के हैं, लेकिन ये तो दोनों हैं, इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोनों ही जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम को पास करना है तो अच्छे मार्क्स से, ठीक है, यानी कि अगर आपको JRF लेना है तो। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, इसी के साथ हमारी 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं, ठीक है। हमारी 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं और हमने देख लिया है कि कौन सी यूनिट में से जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कंबाइन हो रखे हैं। यूनिट 5 देखो भाई, यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में एक तो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। और सेकंड आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस वाला हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी में से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफी अच्छा और काफी इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक बार करो तो इंट्रोडक्शन में से समटाइम जो इसकी टाइप्स हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाला है कि कौन सी एरर होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर से, ठीक है।
और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। यूनिक्स की समटाइम जो है आपसे कमांड पूछ ली जाती है कि ये किसके लिए यूज होती है, ये किसके लिए यूज होती है, तो आप इसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है इसको भी ऐड करोगे। ठीक है, इसमें आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारी जो लैंग्वेज है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ पर आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, ये सब क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 6 की। यूनिट 6 में जो है, यूनिट 6 में अगर हम बात करें तो आपका आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कहने को तो छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन जो है वेटेज अच्छा रखता है भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। टेस्टिंग वाले पार्ट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, टेस्टिंग में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो आपका नेट एग्जाम हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका जो है टेस्टिंग हो गया, जिसमें आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा बीटा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके साथ जो आपका एसडीएलसी है, एसडीएलसी वाला जो पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, जितने भी आपके जो मॉडल्स हैं। उसके बाद आपका जो फंक्शनल जो मैट्रिसेस वगैरह है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो है पूरा ओवरऑल जो है यूनिट 6 के अंदर ही है। इसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर, तभी मैं कह रही हूँ कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो खुद में एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो है काफी आपको मार्क्स यहाँ पर दिला सकता है। ठीक है, तो आप इसको स्किप नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका काफी अच्छा सब्जेक्ट, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम में आपका ज्यादातर जो है कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। उसके साथ आपके ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक, ये सारी जो है प्रोसेस पूछी जाती हैं। तो यूनिट 7 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इन दोनों को मिलाकर बनती है आपकी यूनिट 7। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर आपका हो गया, जो स्पार्स मैट्रिक्स वगैरह हो गई, एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये तो आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। फिर एल्गोरिथम जो है आपकी ग्रीडी, आपके डायनामिक, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, फिर उसमें कौन कौन से आपके आते हैं, फिर सॉर्टिंग और सर्चिंग, फिर किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट 7, और यूनिट 7 को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है भी नहीं, लेकिन मतलब है। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप करने लगो तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकली जो है आप इसको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ट्री वगैरह सॉल्व करना, एरे करना, लिंक लिस्ट करना, तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप करोगे तो इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इजीली जो है आप इसमें अच्छे पूरे मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद देखो यूनिट 8। अब हमारी 3 यूनिट बची है भाई। अब यूनिट 8 की अगर हम बात करें तो यूनिट 8 में आता है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, और इसके साथ ही टीओसी के साथ ही आता है आपका कंपाइलर। टीओसी आप ये देख लो कि जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है, टीओसी और कंपाइलर है, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं वो 10 नंबर से ज्यादा वेटेज भी रख सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर जरूरी नहीं है हर एक यूनिट में से 10-10 का ही आए, किसी यूनिट में से 10 से भी ज्यादा आ सकता है। तो 10 से ज्यादा जो आने वाली यूनिट है वो आपका एक जो डीबीएमएस और एसक्यूएल वाली है, टीओसी और कंपाइलर वाली है, और आपका जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम वाली है, वहां पर जो है आपका 10 से ज्यादा समटाइम जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके साथ ही कहीं और से जो है कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफी अच्छा है, और आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और एक ये है आपका कंपाइलर। इसके साथ ही आपकी 2 यूनिट बचती हैं, डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। तो डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क भी आप समझ सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क तो स्किप करना बनता ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में से जो है आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, कौन
कौन सी केबल्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारा जो पोर्शन है, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो गया, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाएंगे आपके मॉडल सेट, OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, और फिर जो 7 लेयर हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, फिर जो उसके जो आपकी FTP प्रोटोकॉल हो गया, SMTP हो गया, इनका क्या क्या काम होता है, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी चीजें आ जाएंगी भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तो ये सारा पोर्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है आप कह सकते हो कि 10 से ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आप इन सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपके एग्जाम में 10 से ज्यादा मार्क्स आने की चांसेस हैं, ठीक है। 10 से ज्यादा मार्क्स आने के जिनके चांसेस हैं, आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी इसी के साथ लास्ट यूनिट बचती है, और उस लास्ट यूनिट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं भाई, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे से। सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है आपका फजी लॉजिक। और थर्ड है आपका न्यूरल नेटवर्क। थर्ड है आपका न्यूरल नेटवर्क। तो ये थी आपकी 10 यूनिट, और 10 यूनिट में कौन कौन से सब्जेक्ट कंबाइन हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? किसी को कोई और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने सरप्राइज की। जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो के लास्ट में आपको सरप्राइज मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पर अनाउंस करने वाली हूँ 21 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है। 21 डेज क्रैश कोर्स जो होगा वो आपके एग्जाम के लिए होगा, इंटरनेट के एग्जाम के लिए होगा, और मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, जो बच्चा उस 21 दिन के क्रैश कोर्स को अच्छे से कर लेगा, वो अपने नेट के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकता है, आराम से जो है पास कर सकता है। अगर आपने थोड़ी सी और अच्छे से मेहनत की तो आप आराम से अपने नेट या JRF जो है वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको 21 दिन क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है, ये अभी तक मैंने जितने कोर्स करवाए हैं उन सब से अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। साथ के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होगा, बिल्डअप होगा। जब आप इस क्वेश्चन सीरीज को लगाओगे, मतलब ये जो 21 दिन का क्रैश कोर्स है आपको लोगों की एक जड़ी बूटी का काम करने वाला है, जो भी बच्चे नेट के एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए सरप्राइज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 21 दिन के क्रैश कोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है और इसमें आपको क्या मिलेगा। और ये कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों के साथ जो न्यूज थी वो शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।